डू और डस का प्रयोग लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य में डू डस का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ टेंस देख सकते हैं। यह टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पहचान ताहती है ताहूँ, तो इसे आप पीछे पढ़ चुके हैं और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को भी आप बना चुके हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम पत्र लिखता है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो राम राइट्स ए लेटर और आई राइट ए लेटर। इस सेंटेंस को आप पीछे बना चुके हैं। अब हम लोग यह जो दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो उसके लिए इस टेंस में अलग से डू और डस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे राम पत्र लिखता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। ये जो वर्ब है सिर्फ फुल वर्ब है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो ये जो राइट और राइट्स और राइट हैं, ये फुल वर्ब है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनता है। तो इसलिए इस तरह के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, और जिसके लिए अलग से डू और डस का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के साथ यह दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, यह नेगेटिव सेंटेंस है। अभी ऊपर आपने देखा राम पत्र लिखता है, इसका नेगेटिव है राम पत्र नहीं लिखता है, और फिर इंट्रोगेटिव है क्या राम पत्र लिखता है, और फिर है क्या राम पत्र नहीं लिखता है। तो राम पत्र लिखता है यह तो आप बना चुके हैं। अब सवाल है राम पत्र नहीं लिखता है, यह किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए यहाँ नियम दिया हुआ है। नियम कहती है पहले सब्जेक्ट दीजिए, तब डू डस, नॉट V1, तब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो राम पत्र नहीं लिखता है, मैं सब्जेक्ट हुआ राम, तो हमने राम दे दिया। अब डू और डस में कौन लगेगा, तो यहाँ डू दें या डस दें, तो इसका समाधान आपको नीचे में दिया गया है कि यदि सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ डू और डस का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट आपका ये हो उसके साथ डू लगाएं और इन सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट राम है और राम एक नाम है व्यक्ति का, अतः इसके साथ
डज का प्रयोग होगा। तो पुनः फिर हम वहीं चलते हैं। तो राम पत्र नहीं लिखता है में हमने सब्जेक्ट दे दिया और ये डू डज में यह क्लियर हो गया, इसके साथ डज लगेगा तो डज दे देंगे। फिर नॉट और V1 क्या है, लिखता है, अर्थात लिखना का V1 राइट और ऑब्जेक्ट ए लेटर। इस तरह से राम पत्र नहीं लिखता है बराबर राम डज नॉट राइट ए लेटर। और इसी आधार पे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट मैं है आई और आई के साथ डू लगेगा, ये डज लगेगा। उसका समाधान आपको नीचे दिखाया गया था। ये आई के साथ डू का प्रयोग है, तो इसमें फिर हम वहीं चलेंगे। तो राम मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, हमने आई यहाँ दे दिया। अब डू और डज में यहाँ डू देंगे क्योंकि आई के साथ डू लगेगा। फिर नॉट, फिर V1 है, लिखता हूँ का V1 राइट और ए लेटर। तो इस तरह से मैं पत्र नहीं लिखता हूँ का फाइनल सेंटेंस होगा आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब हम लोग ये देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है क्या राम पत्र लिखता है, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य। इन सभी वाक्यों के आरंभ में क्या लगे हुए हैं, यहाँ इसका पहचान दिया हुआ है, नेगेटिव का पहचान नहीं, और इसका पहचान क्या, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या राम पत्र लिखता है, नियम है डू डज सब्जेक्ट V1 हो, तो यह सब देने के लिए। तो अब इसमें डू देंगे या डज देंगे, तो इसका वर्णन आप नीचे देख चुके हैं, व्याख्या। तो डू डज में देने से पहले यह देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट राम है और राम के साथ डज लगता है, तो यहाँ हम डज दे देंगे। फिर एस मांग रहा है सब्जेक्ट, तो फिर राम है तो राम, फिर V1 राइट, फिर ए लेटर। इस तरह से क्या राम पत्र लिखता है बराबर डज राम राइट ए लेटर। और इसी आधार पर यह सेंटेंस बन जाएगा क्या मैं पत्र लिखता हूँ। अब डू है डज है, तो यहाँ क्या देंगे, तो इसका सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के साथ आपने देखा कि डू लगता है, तो यहाँ डू देंगे। फिर सब्जेक्ट है मैं, तो आई, फिर V1 लिखता हूँ राइट, V1 हुआ, और वो मांग रहा है ऑब्जेक्ट, तो फिर लेटर। तो इस तरह से डू आई राइट ए लेटर। और फिर ये 4 नंबर का सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। आपने इसका पहचान देखा, इसमें क्या नहीं लगा हुआ है। जैसे क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो इसमें क्या और नहीं दोनों आया है, नियम दिया हुआ है। तो अब इसमें डू लगेगा या डज, जैसे क्या राम पत्र नहीं लिखता है में, अब क्या लगेगा डू या डज। तो आप यहाँ देख सकते हैं नाम के साथ डज लग रहा है, तो यहाँ डज दे देंगे। फिर सब्जेक्ट मांग रहा है राम दे देंगे, फिर नॉट, और फिर V1, तो लिखना का V1 राइट, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो इस तरह से क्या राम पत्र नहीं लिखता है बराबर डज राम नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ बराबर डू आई नॉट राइट ए लेटर। तो फिर और एक बात यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि इन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर ये हो तो इसके साथ डज लगेगा। और इस टेंस में डू और डज अलग से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज मौजूद नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता है। और यह भी ध्यान देना है कि डू और डज जब लग जाए तो उस वाक्य में जो भी वर्ब होंगे वह V1 में ट्रांसफ़र कर जाएगा। मैं इसके बारे में आपको आगे दिखाता हूँ।
और यहाँ कुछ स्पेशल हिंट्स दिया गया है, आप इसे देखिए। नंबर 1 में है, लिखा हुआ है इस तरह से कोई सेंटेंस 4 फॉर्म में बंट जाता है। जैसे राम आम खाता है, तो यह सेंटेंस 4 फॉर्म में बंट जाएगा। जैसे राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, और क्या राम आम नहीं खाता है। तो यह जो हुआ राम आम खाता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। नहीं खाता है नेगेटिव है, क्या राम इसमें क्या लगा हुआ है इंट्रोगेटिव, और यह फिर क्या नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो आपको यहाँ सबका वाक्य अनुवाद करके दिखाया गया है। अब आप 2 नंबर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ डू और डज का प्रयोग। तो किस सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट को लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप डू डज का प्रयोग इसके साथ करें। अगर सब्जेक्ट ही है तो डज लगाएं, और सब्जेक्ट यदि आई है तो फिर डू का प्रयोग करें। और फिर यह नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर 3 पे लिखा हुआ है जब वाक्य में डू डज आ जाए तो उस वाक्य का फुल वर्ब जो होता है उसे V1 में ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र हो जाता है, मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे राम गोज़ होम, तो यहाँ राम के साथ गोज आया है, V5 है, वो तो ठीक है। लेकिन इस वाक्य का जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब देंगे, तो डज नॉट, तो जैसे ही डज नॉट देंगे वैसे ही यह जो गोज है अपने V1 में ट्रांसफ़र कर जाएगा। राम डज नॉट गो होम, आप यहाँ देख सकते हैं राम के साथ गोज आया है, लेकिन यहाँ राम के साथ गो आ गया, क्यों? क्योंकि यह गो जो है इसके साथ डज लगा हुआ है। तो इस स्थान पर यदि डू और डज कोई भी आ जाए तो यह जो वर्ब है वो अपने वर्ब 1 में चला जाएगा, अर्थात गोज चेंज इनटू गो हो जाएगा। और नंबर 4 पे आप देखिए, लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करने से सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। इसकी चर्चा मैंने ऊपर आपको किया है। जैसे आई गो होम, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट गो होम। अब इसमें डू लगाया जाएगा, ही राइट्स ए लेटर, तो नेगेटिव हुआ, ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो इसमें नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डज लगाना पड़ेगा। ये डू डज जो इसमें आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बिना इसके आए सेंटेंस चेंज नहीं हो सकता है। और नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग तथा फुल वर्ब दोनों रूप में किया जाता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं, पहले आप उदाहरण को देखें। यहाँ लिखा हुआ है आई डू नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ है आई डू माई वर्क। इन दोनों ही वाक्यों में डू आया है, और यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और यहाँ डू फुल वर्ब के रूप में है। यह फुल वर्ब के रूप में इसलिए है क्योंकि वाक्य में एक ही वर्ब आया है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसलिए है क्योंकि वाक्य में 2 वर्ब आया है, डू और गो। तो ये पहले स्थान पर है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि किसी वाक्य में जब 2 वर्ब हों तो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा फुल वर्ब होता है। जब 2 वर्ब हों, और जब एक वर्ब हो तो वो हमेशा फुल वर्ब ही होता है। तो इस वाक्य में डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और इसमें फुल वर्ब के रूप में है। अब जरा इसका अर्थ ज्ञात करके देखते हैं क्या दोनों का अर्थ लगता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसका अर्थ हुआ मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ अर्थ को कंप्लीट देखने के लिए, जैसे कि मैं इसी से आ गया, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ।
तो डू यहाँ कोई अर्थ नहीं दिया, तो ये अर्थहीन प्रतीत हो रहा है, कोई अर्थ नहीं लग रहा है। तो इस वाक्य में यह डू जो है अर्थहीन हो गया। और आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ, यहाँ डू मीन्स हुआ करना और यह फुल वर्ब के रूप में है, यहाँ ये अर्थपूर्ण है। तो एक ही शब्द एक जगह अर्थहीन और दूसरे जगह अर्थपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ डू जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य किया है और यहाँ डू जो है फुल वर्ब के रूप में कार्य किया है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डू कार्य करता है, डू डज, तो इसका कारण यह होता है कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है। परंतु फुल वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके 5 फॉर्म्स हो जाते हैं। आप यहाँ डू के 5 फॉर्म देख सकते हैं, जैसे डू, डीड, डन, डूइंग और डज। तो यह डू एक अलग सेंस में है, फुल वर्ब के सेंस में है, और यह डू हेल्पिंग वर्ब के सेंस में है। इसका 5 फॉर्म नहीं होगा, लेकिन इस डू का 5 फॉर्म होगा। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन अपने अपने प्रयोग और सेंस के कारण दोनों का अर्थ में अंतर है। तो कहीं भी यदि आप डू देखें तो उसका एक ही अर्थ नहीं हो सकता है। डू एक ऐसे शब्द होते हैं, डू, डज, डीड, जो विभिन्न अर्थों में, विभिन्न सेंसों में प्रयुक्त होते हैं। इसकी चर्चा मैंने आपको पीछे के वीडियो में किया है, आप इसे वहीं जाकर देखें। तो इस वक्त मैं डू और डज का संबंध खास करके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए किया जाता है, तो उसके संदर्भ में अपनी बात को रख रहा हूँ। तो अब एक नया उदाहरण देखिए, जैसे कि मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ। आई डू नॉट डू माई वर्क। इस वाक्य में 2 जगह डू आया है, यहाँ भी डू है और यहाँ भी डू है। यह डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये फुल वर्ब के रूप में। यह अर्थहीन सेंस में है और ये अर्थपूर्ण है। यहाँ डू मीन्स करना, करता हूँ, और ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसलिए इस वर्ब के 5 फॉर्म्स नहीं होंगे, लेकिन इस वर्ब के, इस डू के 5 फॉर्म्स हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। लिखा हुआ है, एक ही वर्ब का अनुवाद 2 तरह से हो जाता है। एक ही वाक्य का अनुवाद, जैसे मैं कार्य करता हूँ, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आई वर्क या आई डू वर्क। जब आप वर्क लिखेंगे तो यह अपने आप में फुल वर्ब हो जाएगा, जैसे वर्क मीन्स कार्य और करना दोनों अर्थ हो गया। लेकिन आई डू वर्क में ये डू फुल वर्ब हुआ और ये वर्क यहाँ नाउन के जैसा कार्य किया है। यहाँ डू मीन्स करना और वर्क मीन्स कार्य, तो यहाँ यह बट गया, कार्य करना, डू वर्क। तो मैं कार्य करता हूँ, आई वर्क, या नहीं तो फिर आई डू वर्क। यहाँ वर्क फुल वर्ब के रूप में है और यहाँ वर्क नाउन के रूप में। यहाँ कार्य करना और यहाँ वर्क मीन्स सिर्फ कार्य। तो फिर आगे देखेंगे, और इस तरह से आप 7 नंबर पे देख सकते हैं डू और डज का प्रयोग एक अन्य तरह से WH क्वेश्चन वर्ड के साथ भी होता है। जैसे राम पत्र क्यों लिखता है, तो यहाँ क्यों WH क्वेश्चन वर्ड है। तुम गीत कब गाते हो, तो यह भी WH क्वेश्चन वर्ड है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सूत्र यहाँ लिख दिया गया है। WH क्वेश्चन, डू डज, सब्जेक्ट V1 और वो देंगे इस तरह से। जैसे राम पत्र क्यों लिखता है, तो सबसे पहले कह रहा है WH क्वेश्चन देने। WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी वाई दे देंगे। अब डू लगेगा, ये डज लगेगा। आपने देखा कि राम के साथ डज लगता है तो डज देंगे, फिर सब्जेक्ट है तो फिर राम देंगे, V1 है, लिखता है का V1, राइट, और वो देंगे ए लेटर या पत्र है। तो इस तरह से वाई
डज राम राइट ए लेटर। तुम गीत कब गाते हो। तो इस तरह से इसमें WH क्वेश्चन पहले देंगे। तो WH क्वेश्चन कब है, कब का अंग्रेजी व्हेन, और डू देंगे या डज देंगे। तो सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू के साथ डू लगेगा, तो यहाँ देंगे डू। सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट है तुम, तो यू। V1 मांग रहा है, V1 है गाते हो का गाना यानी सिंग, और ओ मांग रहा है, ओ है गीत, तो दी सॉन्ग या ए सॉन्ग। तो कंप्लीट आंसर हुआ व्हेन डू यू सिंग ए सॉन्ग या दी सॉन्ग। तो इसी तरह से आप नीचे देख सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ इसका अनुवाद कर दिया गया है। अब आप अनुवाद में देख सकते हैं। तो पुनः फिर ये तो आपने देखा WH क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है यदि WH क्वेश्चन वाले वाक्य में नहीं लगा रहे तो फिर उसे किस तरह से बनाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा राम पत्र क्यों लिखता है। अब इसमें नहीं लगा देंगे। अगर नहीं लगा दिया जाए तो वह कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे राम पत्र क्यों नहीं लिखता है। इसी तरह से तुम आम क्यों नहीं खाते हो। तो राम पत्र क्यों नहीं लिखता है और तुम आम क्यों नहीं खाते हो। तो इसके लिए ऊपर आपको नियम दिया हुआ है, और जिस तरह से नियम दिया हुआ है आप उस नियम को फॉलो करके इस वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि इसमें नोट लगाया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है यदि WH क्वेश्चन वाले वाक्य में नहीं लगा रहे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दें। जो सब्जेक्ट है उसके ठीक बाद नोट लगा देंगे, बाकी ऊपर के जैसा ही रहेगा। तो यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को देखिए और इसका आंसर खुद से बनाइए, इसका अनुवाद स्वयं से कीजिए। और इसके लिए प्रत्येक सेंटेंस के लिए आपको इस तरफ नियम दे दिया गया है कि कौन सा वाक्य किस नियम से किस तरह से बनेगा। तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब तक आपने देखा हिंदी से अंग्रेजी, और अब आप अंग्रेजी से हिंदी देख सकते हैं जो एक विशेष नियम पर आधारित है। जैसे यह अंग्रेजी के वाक्य है राम राइट्स ए लेटर आई सिंग ए सॉन्ग, और इसे आपको हिंदी करना है। तो आप यह देख सकते हैं वाक्य की जो रचना है राम राइट्स ए लेटर, ये 3 पार्ट्स में है, एस, भी और ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यह अंग्रेजी वाक्य की रचना है। अब आपको इसे हिंदी में अनुवाद करना है तो इस नियम पर करें, एस, ओ और भी, अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जो यह कह रहा है उसके हिसाब से आप शब्दों को लिख दें हिंदी अनुवाद करके। इस तरह से आपका अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी हो जाएगा। किस तरह से मैं दिखाता हूँ। जैसे है कि राम राइट्स ए लेटर, तो पहले कह रहा है सब्जेक्ट दीजिए, तो सब्जेक्ट यहाँ राम है तो हम राम दे दिए। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट दीजिए, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो हमने एक पत्र दे दिया। अब कह रहा है वर्ब देने के लिए, और वर्ब है राइट्स, और राइट्स का हमें अर्थ पता नहीं है कि क्या होगा। तो अब राइट्स मीन्स क्या होगा, तो अब आप इसके लिए नीचे देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ब 1, यदि यहाँ जो शब्द आए हैं वर्ब के, या तो वर्ब 5 हो सकते हैं या नहीं तो वर्ब 1। तो यदि यहाँ वर्ब 1 हो तो आप इसका मूल क्रिया है उसके नाम को काट कर ताहूँ, तीहूँ, तें, तेहू इत्यादि लगा दें। वो किस तरह से मैं नीचे दिखाता हूँ। और यहाँ यदि यह V5 है तो V5 के चेंज करने के लिए
इसके ना को काट करके मूल क्रिया के ना को काट कर इसमें ता है ती है जोड़ देंगे। किस तरह से? तो यहाँ शब्द है जैसे राइट्स और यहाँ सिंग है, तो आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है। जैसे कि राइट्स है, तो राइट्स के लिए कहा गया है कि इसका पहले मूल क्रिया लिखें। तो राइट्स का मूल क्रिया हुआ ना, लिखना, और इस एस यानी V5 में ता है ती है, तो इस एस के लिए ता है ती है यहाँ रखेंगे। तो लिखना प्लस ता है, इसके ना को काट देंगे तो शेष बच जाएगा लिखता है बराबर लिखता है। तो इस तरह से राइट्स बराबर लिखता है। इसी तरह से यह सिंग है, तो अब सिंग वर्ब का पहला रूप है और पहले रूप के साथ आप यहाँ देख सकते हैं सूत्र दिया हुआ है ना को काट करके यह सब लगा देने के लिए। तो हम जैसे सिंग मीन्स गाना और प्लस चूँकि V1 है तो V1 के लिए इसमें से कोई एक लगाएंगे, जो अभी तो यहाँ ताहू सेंस आ रहा है इसलिए ताहू लगाया गया है। आप कोई भी लगा सकते हैं सेंस के हिसाब से। तो जैसे कि सिंग मीन्स गाना और प्लस ताहू, तो गाना प्लस ताहू, अब इसके ना को काट दीजिए, ये बच गया गा और ये ताहू, तो बराबर गाता हूँ। तो इस तरह से राइट्स मीन्स लिखता है और सिंग मीन्स गाता हूँ। तो यह जो वाक्य था राम राइट्स ए लेटर, तो इसमें राम एक पत्र, मैं और एक गीत, इसका अनुवाद हो चुका है। अब इसमें सिर्फ वर्ब का अनुवाद करके दिखाना है, तो राइट्स का अनुवाद हुआ लिखता है, नीचे साबित हो चुका है। तो इस तरह से राम एक पत्र लिखता है। और आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत, यहाँ तक तो ठीक है, और सिंग का मतलब नीचे निकला गाता हूँ, तो यहाँ देंगे गाता हूँ। तो इस तरह से मैं एक गीत गाता हूँ। तो इस तरह से आप किसी अंग्रेजी सेंटेंस का अंग्रेजी से हिंदी ज्ञात कर सकते हैं। और नीचे कुछ ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, चेंज इनटू हिंदी, आप इसका हिंदी करके देखिए। लिखा हुआ है राम इट्स ए मैंगो, यू स्पीक इंग्लिश, यू वी गो टू स्कूल। तो ये वाक्य के 3 पार्ट्स हैं और आपको यहाँ 3 पार्ट्स के अंदर इसका प्रत्येक शब्द का हिंदी करके यहाँ रखिए। तो इस तरह से आपको ये सभी वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी प्राप्त हो जाएगा। तो आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। और इसमें आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, तो उसमें उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए किस तरह से डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्लास समाप्त होता है। अब पुनः फिर नई क्लास में अगले जानकारी के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेता हूँ।